स्टंट। अब लेफ्ट टू राइट स्टंट के हम कॉजेज पढ़ते हैं। इसका क्या 3 कॉज होते हैं, ASD, VSD और PDA। ASD मतलब एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टर आर्टियोसम। तो एट्रियम में अगर दिक्कत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है राइट साइड में बढ़ेगी। अगर वेंट्रिकल और इसमें पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसस हुआ ना तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा राइट साइड में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है इनमें, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगी, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा। अब ना हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से चालू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का क्या मतलब है कि दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में इनके बीच में कनेक्शन है ना, और जो ब्लड है वो लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। और ये जो होता है ये ज़्यादातर बच्चों में, मतलब जब तक चाइल्डहुड तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है पेशेंट इसमें। और एक और चीज़, इसको फोरामेन ओवेलिस, पेटेंट फोरामेन ओवेलिस से अलग ही रखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो क्या है, एक सेप्टम का डिसऑर्डर है ना, सेप्टम का डिफेक्ट है। और पेटेंट फोरामेन ओवेलिस क्या है, ये एक वेल्व क्लोजर डिफेक्ट है। इसमें तो सेप्टम बना ही नहीं और इसमें सेप्टम क्लोज नहीं हुआ, ये दोनों डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब रॉबिन्स ने सेप्टल डेवलपमेंट के बारे में बता रखा था कि जैसे सबसे पहले सेप्टम प्राइमम बनता है। ठीक है, और वो उसमें आगे को ये होल रहता है, कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम। फिर धीरे धीरे जैसे ये होल बढ़ता है, लेकिन जो पोस्टीरियरली ये होल बन जाता है फिर इसे कहते हैं ऑस्टियम सिकुंडम। ठीक है, और अब क्या हो जाता है, अब मैंने से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दिखा रखा है, इसमें क्या हो गया, अब फिर बाद में ना पोस्टीरियरली, जैसे इसमें पोस्टीरियर होल है तो वैसे ही पोस्टीरियरली एक और मेम्ब्रेनस फ्लैप बनता है जिसे कहते हैं सेप्टम सिकुंडम। ठीक है, और अब ये जो स्पेस बन गई, जो कैविटी बन गई, ये जो स्पेस बन गई, इसे हम कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। और ये जो जैसे होल ये दूसरा बना है, जैसे पहले ये था और इसे कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम, ये होल नया बना है तो इसलिए ऑस्टियम सिकुंडम कहते हैं इसे हम। तो अब ये बता रखा है, मैंने लिख रखा है सेप्टम सिकुंडम जो होता है ये जस्ट एंटीरियर टू ऑस्टियम सिकुंडम बनता है ताकि इसे कवर कर ले। अब बता रखा है जो सेप्टम सिकुंडम है ये क्लोज और ओपन कब होता है, ये बता रखा है ये सेप्टम सिकुंडम ओपन रहता है, ये ओपन और क्लोज होता है डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। ये एट्रियम के प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ओपन या क्लोज रहता है। ये ओपन जब रहेगा जब राइट एट्रियम में प्रेशर हाई रहेगा। जैसे वो फीटस होता है, फीटस में लंग फंक्शनल नहीं होते, उसकी वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर हाई होता है, तो इसीलिए ये ओपन रहता है। और जब बेबी और जब फीटस बड़ा हो जाता है, जब वो जैसे बॉर्न हुआ, जो लंग्स है फंक्शनल हो गए, तो उससे क्या हो जाता है, राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे, तो उसकी वजह से क्लोज हो जाता है। तो इसमें ये लिख रखा है फीटल लाइफ में लंग नॉन फंक्शनल रहते हैं, उसकी वजह से ब्लड जो है वो पल्मोनरी सिस्टम में नहीं जाता है, इसलिए प्रेशर इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन से ज़्यादा रहता है, इसलिए ये ओपन रहता है। लेकिन बर्थ के टाइम पे क्या हो जाता है, लंग एक्सपैंड करती हैं, पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और राइट एट्रियम का प्रेशर अब कम हो जाता है लेफ्ट एट्रियम से, और तो ये जो वैल्व जो होता है ना, वैल्व ऑफ फोरामेन ओवेल, ये क्लोज हो जाता है और परमानेंटली सील हो जाता है बिफोर अडल्टहुड। ये होता है इसमें। अब मॉर्फोलॉजी अगर हम देखेंगे ऐसे हार्ट की जिसमें ASD है तो हमें क्या क्या दिखेगा, हमें क्या क्या मिलेगा। अगर इसमें भी ना, इसमें लोकेशन के हिसाब से देखते हैं हम। अगर मान लो प्राइमम ASD है, अगर मान लो सेप्टम प्राइमम की दिक्कत की वजह से हुआ है तो ये तो AV वैल्व के पास मिलेगा। ठीक है, AV वैल्व के पास मिलेगा। अगर ये सिकुंडम, अगर सेप्टम सिकुंडम के कारण दिक्कत हुई है तो ये हमें एट्रियल सेप्टम के बीचों बीच दिखेगा होल। और अगर मान लो साइनस वेनोसस रही है जिसे कोरोनरी साइनस बनता है, ठीक है, ये मिलेगा हमें सुपर वीना कावा के पास मिलेगा हमें। अब बता रहा है पेटेंट फोरामेन ओवेल। अब इसका क्या सिस्टम है, इसमें क्या 80% तो ज़्यादातर ये 2 साल की उम्र तक क्लोज हो जाता है। 20% में अगर अनसील्ड फ्लैप है, जैसे मैंने बताया था जो फ्लैप है वो सील कब होता है, अडल्टहुड तक होता है। अगर अनसील्ड फ्लैप है और राइट साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो एकदम से फोरामेन ओवेल जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि फ्लैप अभी अनसील्ड है ना, तो एकदम से वो सेप्टम ओपन हो जाएगा इसीलिए। और बल्कि ये जो वैल्व है, ये जो फ्लैप है, ये ओपन किस किस केस में हो सकता है, अगर कोई कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है या वल्सलवा की केस में ओपन हो जाता है ये। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम में और ये सबसे मोस्ट कॉमन देखा जाता है। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इसकी। इसमें भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड के हिसाब से 90% केसों में मेम्ब्रेनस आईवी सेप्टम में होता है, 10% केसों में मस्कुलर सेप्टम में होता है। ये क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे, वही कि ज़्यादातर तो ये 50% केसों में तो ये क्लोज अपने आप ही क्लोज हो जाता है, और जिन केसों में ये क्लोज नहीं हो पाता उनमें क्या होता है, वही पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हाइपरट्रोफी होती है। सेम जैसे जो नॉर्मल बताया था लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होता है, वही सारी सेम क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। अब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में कनेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, अब ये होता है ज़्यादातर ये जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है ये क्लोज होता है विद इन 1 to 2 days ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये क्यों क्लोज होता है कि जो पोस्ट्राग्लैंडिन E2 है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, ऑक्सीजन
हाई ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है और पल्मोनरी वेसल का प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से बंद हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या कहेंगे, वही सेम हाइपरटेंशन, हाइपरट्रोफी और पल्मोनरी वेसल्स, और ये रिवर्सिबल चेंज हो गया तो वही मैंने सब बता दिया था। आइसेंगर सिंड्रोम हो सकता है इसमें। अब एक राइट टू लेफ्ट शंट पढ़ते हैं। राइट टू लेफ्ट शंट हमेशा साइनोसिस करेगा, ठीक है। क्यों करेगा साइनोसिस? साइनोसिस ये इसलिए करेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती ब्लड की। इसका कॉज क्या कह रहा है, दो ही कॉज पढ़ने हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और एक TGA यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अब TOF में चार चीज़ देखने को मिलती है, एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, ओवरराइडिंग अओर्टा मिलेगी, तीसरी चीज़ क्या दिखेगी हमें, पल्मोनरी की स्टीनोसिस दिखेगी, और चौथी चीज़ मिलेगी हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। एक चीज़ याद रखनी है, जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ये एक सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि पल्मोनरी अओर्टा का तो स्टीनोसिस हो गया, अगर वो स्टीनोसिस हो गया तो अब उसमें से अगर ब्लड पास करना है तो हाई प्रेशर से मारना पड़ेगा, तो इसलिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मार जाता है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो बूट शेप्ड, बूट मतलब जूता, बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा हमें, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, पल्मोनरी स्टीनोसिस, अगर अगर अब इसमें केस है, अगर पल्मोनरी स्टीनोसिस के हिसाब से हाई है या लो है, अगर लो है तो यानी कि राइट वेंट्रिकल प्रेशर कम रहेगा, तो इसका क्या मतलब है कि हाइपरट्रोफी कम होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ना बल्कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है। इसे कहते हैं पिंक TOF, क्योंकि बच्चे में ऑक्सीजनेशन पूरी हो रही है तो वो पिंक रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण, ब्लड के कारण, इसलिए इसे पिंक TOF कहते हैं इसे। अगर मान लो अगर हाई पल्मोनरी स्टीनोसिस है तो राइट वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो वही सेम चीज़ें हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और अगर ये है कि मान लो अगर लेफ्ट राइट शंट हो रहा था, अगर मान लो स्टीनोसिस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें मान लो ब्लड ही नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वही जिस चीज़ें काम हो रहा ख़राब हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, हाइपोप्लास्टिया हो जाएगा, ठीक है। और जो अओर्टा है वो और बड़ी होती जाएगी, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा है। और एक चीज़ नोट करें, जो राइट हार्ट फेलियर है ना वो रेयर होता है इस केस में। क्यों? इसमें इसमें रेयर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ब्लड शंटिंग, क्योंकि ब्लड शंट हो जाता है, इसलिए हार्ट फेलियर नहीं हो पाता। और इसमें जैसे लंग्स है, लंग्स को तो ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो डायलेट हो जाती है ताकि लंग्स को पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई मिले। अब हम देखते हैं TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जैसे ये एक वेंट्रिकुलो आर्टेरियल डिसऑर्डर है, डिसकोऑर्डिनेंस है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, अओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल का ओरिजिन अलग हो जाता है, अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन अलग हो जाता है। अओर्टा जो है वो तो निकलती है राइट वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये दिक्कत हो जाती है इसमें। लेकिन ना इसमें दो तरीके के पढ़ने हैं हमें, एक तो डेक्स्ट्रो और एक लीवो। डेक्स्ट्रो में क्या होता है, डेक्स्ट्रो में क्या होता है, जो राइट एट्रियम है वो जुड़ता है राइट वेंट्रिकल से, जो लेफ्ट एट्रियम है वो जुड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें जो अओर्टा है वो निकलती है राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी किससे निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। इसे क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अब जैसे अओर्टा है, अओर्टा में प्रेशर तो हाई रहता है, तो राइट वेंट्रिकल को भी हाइपरट्रोफी करनी पड़ेगी, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी मिलेगी। पल्मोनरी सिस्टम में क्या है, प्रेशर कम है, लेफ्ट वेंट्रिकल पहले ही मतलब उसमें मसल उसमें थिक रहता है वो, तो आर्ट्रोफी हो जाएगा उसका, और इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब एक हमें पढ़ना है लीवो। लीवो में क्या हो जाता है, इसमें जो अओर्टा है, अओर्टा तो इसमें भी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, लेकिन इसमें जो लेफ्ट एट्रियम है वो जुड़ जाता है राइट वेंट्रिकल से, और जो राइट एट्रियम है वो जुड़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसमें ऐसा हो जाता है, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, इस केस में कोई साइनोसिस नहीं देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और उसका क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें भाई राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी तो होगी ही होगी, और हार्ट फेलियर का चांस भी देखने को मिल जाता है इसमें। एक हम पढ़ते हैं ट्राइकस्पिड अटरेसिया। अटरेसिया का बताया था कंप्लीट ऑक्लूजन जब हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं अटरेसिया वर्ड को। इसका क्या मतलब है, ट्राइकस्पिड वेल्व का जो ऑरिफाइस जो छेद है उसका कंप्लीट ऑक्लूजन हो चुका है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, वही एम्ब्रियो में अगर AV कनाल का डिवीजन गलत हो गया, अनइक्वल हो गया तो हो सकता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स बता रखे हैं। इसमें क्या होता है, जो माइट्रल वैल्व, इसमें रीज़न क्या बनता है, अगर मान लो माइट्रल वैल्व है वो लार्जर है देन नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, जो ट्राइकस्पिड वैल्व है वो कम बनेगा, है ना। और एक इससे क्या हो जाता है, दूसरा चीज़, अब अगर मान लो ट्राइकस्पिड वैल्व नहीं बना तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा नहीं ब्लड, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल की एट्रोफी हो जाएगी या हाइपोप्लेसिया हो जाएगा, जैसे बता रखा है ये नॉर्मल कंडीशन है अगर, तो इसमें ये चीज़ हो जाती है। इसमें देख रहे हो आप माइट्रल वेल्व कितना बड़ा हो गया है और ट्राइकस्पिड वैल्व कितना छोटा सा रह गया है। तीसरी चीज़ सर्कुलेशन मेंटेन। अब इसमें सर्कुलेशन कैसे मेंटेन रहती है, इस हिसाब से राइट वेंट्रिकल तो पूरा एट्रोफी हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें
लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है इसमें, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है इसमें, ठीक है।